स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन एक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, वातावरण। यानी कि जो आपने पहले तो ये पढ़ा हो कि वातावरण क्या होते हैं, अपने आसपास या अपने चारों ओर फैले हुए या अपने चारों ओर ऐसी चीज़ें जो हमें प्रभावित करती हैं वो हमारा वातावरण है। सेम इसी तरह से जो घटक या जो तत्व व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वो व्यावसायिक वातावरण या बिजनेस इन्वायरमेंट बन जाता है। तो अगर हम बिजनेस स्थापित करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए, तो व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने और उसके विकास के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना जरूरी है। यानी कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपकी सोच ये है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहे, विकसित रहे, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि जो व्यावसायिक वातावरण है उसको टाइम टू टाइम स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जब स्टडी करोगे तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे थ्रेट आएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, फीचर्स और इसके इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से अंग है और ये आंतरिक और बाह्य वातावरण क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आज हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है। व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सारे घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी कि ऐसे घटक जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं पर उनका बिजनेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो सारे के सारे घटक व्यावसायिक वातावरण के अंग होते हैं। फीचर्स क्या है? सबसे पहला है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि व्यावसायिक वातावरण उन सभी घटकों या शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर से उपलब्ध होती है और व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। सेकंड है स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। ये भी दो टाइप की शक्तियाँ होती है। स्पेसिफिक वो शक्तियाँ होती है जो एक उद्योग की सभी फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। ग्राहक को अलग, आपूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में, निवेशक, सबको अलग अलग प्रभावित करती है। उनको स्पेसिफिक फोर्स कह सकती हैं। और जनरल फोर्स वो होती है जो एक उद्योग को पूरा या एक उद्योग की सारी फर्मों को प्रभावित करेगी, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी परिस्थितियाँ। तो इस तरह से इनकी दो टाइप की फोर्सेस भी होती है। दूसरा है इंटर रिलेटेड। अब जो व्यावसायिक वातावरण है इसके जो घटक है ना आपस में एक दूसरे से इतने ज़्यादा संबंधित है कि एक में परिवर्तन हो गया तो दूसरे में निश्चित ही परिवर्तन होना। उदाहरण के लिए एक नई सरकार सत्ता में आई, उसने आता ही क्या किया, आयात निर्यात की नीति में परिवर्तन कर दिया। अब नई सरकार के सत्ता में आने कौन सा परिवर्तन है? राजनीति। और आयात निर्यात की नीति में परिवर्तन करना कौन सा है? आर्थिक परिवर्तन। तो इस तरह से एक घटक में परिवर्तन से दूसरे में भी परिवर्तन होना संभव है। डायनेमिक प्रकृति, क्योंकि वातावरण के बहुत सारे जो घटक है वो बहुत सारे घटकों का एक समूह है जो वातावरण है, और इन घटकों में किसी न किसी एक में परिवर्तन आ गया तो दूसरे में परिवर्तन आ ही जाता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? गतिशील भी कहा जाता है। अनिश्चितता। व्यावसायिक जो वातावरण के घटक उनके बारे में हम निश्चितता के साथ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। और जो व्यावसायिक रणनीति तय करने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इनमें होने वाले परिवर्तनों का कुछ एस्टीमेट तो लगाते हैं, एस्टीमेट लगाकर ही वो डिसीजन लेने का ये जोखिम लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं तकनीकी में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, कब कौन सी तकनीकी आ जाए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह फैशन में भी परिवर्तन हो रहा है, इसी तरह उपभोक्ताओं की रुचि में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे कई घटक हैं जिनमें दिन रात परिवर्तन हो रहा है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जटिलता का मतलब है कि ये जो घटक है आपस में एक दूसरे से इतने संबंधित है कि इनका अगर व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता है तो हम स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ा है वो इस घटक की वजह से पड़ा है। तो उन घटक को पहचानना ही मुश्किल हो जाता है जो रियल में जिस घटक की वजह से व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। रिलेटिविटी। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। यही कारण होता है कि अलग अलग देशों में और एक ही देश के कई अलग अलग स्थानों पर भी व्यावसायिक वातावरण अलग अलग हो सकता है। अब आता है इम्पोर्टेंस। अब देखो
इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि इसको जो स्टडी कर ले तो उसके सामने दो तरह की सिचुएशन आएगी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो वो दोनों का बेनिफिट ले सकता है अगर स्टडी करता रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा लेगा, थ्रेट से वो बच जाएगा या उसे बचने की प्लानिंग कर लेगा। तो इन्हीं पॉइंट के बेस पर इन्वायरमेंट की स्टडी या इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है जो सबसे पहले व्यवसाय को अध्ययन करके व्यवसाय में आने वाले थ्रेट और अपॉर्चुनिटी का पता लगाता है या जानकारी प्राप्त करता है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति ज़्यादा सचेत होती है वो हमेशा फर्स्ट मूवर बनकर लाभ उठाती है। और जो कंपनी व्यवसायिक वातावरणों में उपलब्ध इन अवसरों को टाइम से ही भांप लेती है वो बहुत ज़्यादा लाभ उठाती है। उदाहरण लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। पेंट उद्योग की एक मशहूर कंपनी थी एशियन पेंट, जिसको एपी कहा जाता है। एक टाइम ऐसा आया कि वो टेक्निक को लेकर पिछड़ गई और इस बात को एक दूसरी कंपनी थी गुडलक नेरोलिक जीएन कंपनी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही थी तो उसने इसकी कमी को भांप लिया कि हाँ एशियन पेंट कंपनी टेक्निक को लेकर पिछड़ गई। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए इस कंपनी ने एक विदेशी कंपनी कंसाई पेंट केपी के साथ एक नई टेक्निक के लिए एग्रीमेंट कर लिया। अब केपी ने क्या किया, जीएन कंपनी को ये कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोई सीईडी नाम की पेंट करने की टेक्निक होती है, वो टेक्निक जो है केपी ने जीएन को दे दी। तो अब इस टेक्निक के बेस पर जीएन कंपनी को जो मारुति उद्योग है उसमें मारुति कारों की जो पेंट होता है उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया। इस प्रकार जीएन ने क्या किया, बाजार में सबसे पहले नई टेक्निक के साथ एंटर किया और बहुत ज़्यादा लाभ कमा लिया। तो यही होता है, अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते रहते हैं तो अपॉर्चुनिटी का पता लगाकर सबसे पहले आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकंड आता है वार्निंग सिग्नल। अब देखो अपॉर्चुनिटी तो आती है उसका पता लगा ले, थ्रेट भी आते हैं। अगर हम व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ साथ थ्रेट की भी जानकारी हो जाती है। यदि खतरों की जानकारी पहले से ही मिल जाए तो उसका सामना करने के प्रयास किए जा सकते हैं। खतरों का पहले पता चल जाएगा तो आप इस तरीके से तैयार हो जाओगे कि उनका आप आसानी से सामना कर लो। और व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का लगातार अध्ययन करने से ही ऐसा संभव हो सकता है। ये नहीं है कि 6 महीनों में एक बार स्टडी की, नहीं, कंटिन्यू इसकी स्टडी करते रहने से ही आपको थ्रेट कब आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, इनका पता चल सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए कुछ समय पहले बाजार में कारों की बहुत कम सप्लाई थी जिससे जो कस्टमर थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसी जो सिचुएशन आई एक थ्रेट ही था। थ्रेट कैसे था, सप्लाई कम होगी तो और कॉम्पिटिटर आने की संभावना होगी थी। ऐसी स्थिति में नई कंपनियों के बाजार में प्रवेश के खतरे को मारुति उद्योग ने पहले से ही भांप लिया। तो इससे पहले कि कोई कंपनी कुछ बहुत अच्छे ढंग से कर पाती, मारुति उद्योग ने अपनी जो कारों की सप्लाई वो कई गुना बढ़ा दी और कई गुना बढ़ाकर मारुति उद्योग ने अपने लिए ये खतरा टाल दिया और फायदा भी उठा लिया। तो इस तरह से आप इन्वायरमेंट की स्टडी करके अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो और आप जो थ्रेट है उसका सामना भी कर सकते हो। थर्ड आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। अब देखो संगठन को अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है, मटेरियल, मशीन, मनी, इन सब की ज़रूरत होती है और इन संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और व्यवसाय क्या करता है, वातावरण से ही इन संसाधनों को प्राप्त करता है और वातावरण को ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाता है, यानी कि समाज में ही बेचता है। अब व्यवसाय को व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से मालूम पड़ जाएगा कि वातावरण क्या चाहता है, यानी कि जो वातावरण के घटक है वो क्या चाहते हैं और वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए क्या उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस तरह से व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है।
तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना। यहाँ देखो परिवर्तन तो होते ही होते हैं, पर वो परिवर्तन की स्पीड देखो तेजी से हो रही है। आज व्यवसाय का संचालन तेजी से बदलते वातावरण में किया जा रहा है, क्योंकि वातावरण बदल रहा है बहुत तेजी से, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसमें व्यवसाय को संचालित करना पड़ रहा है। तो व्यवसाय के बहुत सारे घटक है, जैसे प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, टेक्निक, ये बहुत तेजी से परिवर्तन हो रही हैं। व्यवसाय पर इन परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव इनकी गति का पड़ता है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से हो रही हैं। अगर इनकी गति कम हो जाए तो व्यवसाय इनका सामना आसानी से कर सकता है, लेकिन परिवर्तनों की तेज गति का सामना करना एक बहुत कठिन काम है और ये काम केवल आप व्यावसायिक वातावरण पर लगातार नज़र रखकर या उसकी स्टडी करके ही ये कर सकते हो, या स्टडी करके ही आप इस जल्दी या तेज़ गति से हो रहे परिवर्तन में अपने व्यवसाय को जीवित रख सकते हो, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। नियोजक एवं नीति में सहायक। अब देखो व्यवसायी वातावरण की जानकारी जो है उसके बेस पे ही प्लानिंग की जाती है और पॉलिसी बनाई जाती है। उदाहरण लेते हैं, आईटीसी होटल्स ने क्या किया, व्यवसायी वातावरण की स्टडी की। स्टडी करने के उपरांत उसने क्या किया, भारत और विदेशों में बहुत सारे नए होटल्स खोलने की प्लानिंग बनाई। उसने देखा कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो संसार का सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है, और विशेषकर भारत में तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल था, क्योंकि सरकार भी कई कारणों से इसको प्रमोट कर रही थी, इस उद्योग के विकास में रुचि रखती थी। तो इस जानकारी का फायदा उठाकर आईटीसी ने इस जानकारी के बेस पर आईटीसी होटल्स ने प्लानिंग किया, और इस प्रकार योजना बनाकर कोई भी प्रतियोगी आगे निकल सकता है, कोई भी बिजनेस आगे निकल सकता है और अपने प्रतियोगियों को पछाड़ सकता है। इसके बाद आता है निष्पादन में सुधार। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यवसायी वातावरण के घटकों की अहम भूमिका होती है, और जो संगठन इन पर कड़ी नज़र रखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, वे निश्चित रूप से ही दौड़ में आगे निकल जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो व्यवसाय इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो वो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी का पता लगा लेते हैं, और वो ही बिजनेस में आगे निकलते हैं और लंबे समय तक जीवित रखते हैं, और उनमें ग्रोथ भी होती है। और दूसरे जो इनकी परवाह नहीं करते, वो एक टाइम ऐसा आता है कि फेल भी हो जाते, बंद भी होते नज़र आते हैं। तो ये थे हमारे इसके इम्पोर्टेंस। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स क्या है। देखो कंपोनेंट्स बिजनेस इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब इनको डिटेल में हम करेंगे। इंटरनल कौन कौन से होते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो एक बिजनेस के अंदर ही, इस बाउंड्री के अंदर ही जो घटना घटेगी वो इंटरनल इन्वायरमेंट की होगी। तो इसके बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर के कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, प्रोडक्शन का मेथड हो गया, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी। ये होते हैं इंटरनल। इसके बाद आते हैं जो बाहर से रिलेटेड होते हैं, ये दो टाइप की होती हैं जिनको हम दो नाम देते हैं। एक तो होता है माइक्रो, जिसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। अब बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाता है माइक्रो के नाम से आ जाए तो वो इजीली उसको हल कर देते हैं, पर जब ऑपरेटिंग के नाम से आ जाए तो कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, हमने पढ़ा ही नहीं। तो माइक्रो का ही ये नाम आ सकता है, एक्सप्लेन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, तो ये माइक्रो वाला ही एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा है मैक्रो, जिसको हम जर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, दूसरा इसका भी नाम दिया हुआ है। तो इनको हम डिटेल में स्टडी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें लेते हैं हम माइक्रो के अंदर कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएट्स हो गए। जर्नल में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गए। इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इसका यहीं से टूल किट से ही मीनिंग आपको पता चल जाएगा। इसका अभिप्राय उन घटकों से हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के अंदर उपस्थित होते हैं और व्यवसाय के कंट्रोल में होते हैं। खास बात ये होती है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो व्यवसाय के कंट्रोल में होती है।
तो ये होते कौन कौन से हैं? जैसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो गए, जो पॉलिसी बनाई है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन का मेथड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, मैनेजरियल एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये ऐसे सारे घटक हैं जो व्यवसाय के अंदर होते हैं, जिन पे कंट्रोल होता है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से व्यावसायिक वातावरण में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल होता है, हो सकता है, तो उसको हम व्यावसायिक वातावरण में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड आता है हमारा बाहरी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है, या इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है और व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी कि इनमें वो सारे घटक शामिल करते हैं जो व्यवसाय से बाहर है, कोई नियंत्रण भी नहीं है। हाँ, बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए इन घटकों की जानकारी महत्वपूर्ण है। इन घटकों में कुछ ऐसे घटक भी होते हैं जिनके साथ किसी विशेष कंपनी का गहरा संबंध भी होता है। यानी कि इन घटकों के में परिवर्तन आने से कुछ कंपनियां बंद भी हो जाती है और कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी आ जाती है। गहरे संबंध का मतलब है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। सूक्ष्म वातावरण का प्राय ऐसे वातावरण से है जिसके अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनसे व्यवसाय का नज़दीक का संबंध होता है या नज़दीक का संबंध होता है, और ये घटक प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, जो अभी हमने पढ़े थे, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटर। तो इनको हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले आता है ग्राहक। देखो, एक व्यावसायिक इकाई होती है, उसके कई तरह के ग्राहक होते हैं। हाउस होल्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट भी, इंडस्ट्री भी, और कमर्शियल एंटरप्राइजेज भी होती हैं। अगर ग्राहकों के प्रकार व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं, मान लेते हैं एक फर्म केवल सरकार को ही सप्लाई करती है, इस फर्म का केवल एक ही ग्राहक है। यदि किसी कारणवश सरकार और इसमें बिगड़ जाए तो सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर क्या होगा, फर्म ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे कस्टमर जोड़ने में टाइम लग जाता है। तो ग्राहक भी व्यवसाय को प्रभावित करता है, इसलिए इन्होंने नज़दीक का संबंध बताया है। तो क्या होना चाहिए, कोई भी फर्म हो उसके कस्टमर एक नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसके कई तरह के कस्टमर हों। सेकंड है पूर्तिकर्ता, सप्लायर। सेम ग्राहकों की तरह जो सप्लायर है वो भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। मान लेते हैं अगर किसी व्यवसाय का कोई एक ही सप्लायर है, किसी वजह से वो नाराज हो जाए, पूर्ति बंद कर दे, तो क्या होगा, बिजनेस संकट में पड़ जाएगा। तो इसको देखते हुए सप्लायर भी कई होने चाहिए, अनेक होने चाहिए। कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी फर्में जो होती है अनेक प्रकार से व्यवसाय को प्रभावित करती है, अनेक प्रकार से। कई बार क्या करती है, वो नए नए और सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में ले आती है। कई जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो तो जैसे कि डिस्काउंट की या कोई जो विक्रय की सेल प्रमोशन की स्कीम निकाल देती है, कुछ फ्री देना, कूपन, इस तरह से बहुत सारी स्कीमें निकाल देती है। तो इस तरह से भी ये प्रभावित करती है। जनता, पब्लिक जो होती है, पब्लिक में तीन अंग होते हैं इसके। एक तो स्थानीय जनता होती है, एक प्रेस, ये दो होते हैं, स्थानीय जनता, प्रेस और मीडिया। अब जनता के जो ये अंग है ये व्यवसाय की इकाई को प्रभावित करते हैं। मान लेते हैं स्थानीय जनता किसी ऐसी स्थापित फर्म का विरोध करने लग जाए कि ये तो बहुत शोर शराबा करती है, तो वो क्या होगा, उस फर्म को बंद ही करवा देंगे। इसी तरह मीडिया अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कह दे तो उस कंपनी के बाजार भाव तुरंत बढ़ जाते हैं, उस कंपनी के शेयर है उनके रेट ऊंचे हो जाते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर क्या होते हैं, एक व्यवसायिक इकाई का व्यवसाय बढ़ाने के लिए विपणन मध्यस्थों की बहुत भूमिका होती है। विपणन के जो मध्यस्थ व्यक्ति बीच में होते हैं, उत्पादक ये है हमारा प्रोड्यूसर और ये है हमारा कस्टमर, तो इनके बीच में इंटरमीडिएटर होते हैं, इनकी बहुत भूमिका होती है। तो विपणन मध्यस्थों का प्राय ऐसे व्यक्तियों से जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करते हैं, इस दूरी को कम करते हैं ये। जैसे व्यापारी हो गए, एजेंट हो गए। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपना माल एजेंटों की सहायता से बेचती है।
अगर किसी कारण से सारे एजेंट कंपनी से नाराज हो जाए तो क्या होगा? कंपनी माल ही नहीं बेच पाएगी, कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड, आता है माइक्रो इन्वायरमेंट या जर्नल इन्वायरमेंट। जो ये माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, इसका मतलब होता है ऐसे वातावरण से जिसके अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध है, नज़दीक का नहीं है, दूर का। इन घटकों की विशेषता ये है कि ये एक ही समय पर लगभग सभी व्यावसायिक इकाइयों को प्रभावित करती है, सारी व्यावसायिक इकाइयों को प्रभावित करती है। तो इनको हम अगले चैप्टर में, इनको व्यवसाय डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। व्यावसायिक वातावरण के आयाम के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम यहाँ तक ही करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।